नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ARK वॉइस 517 चैनल में। आज की कहानी है लाचार पिता की तड़प। मुझे मेरी पत्नी का क्रियाकर्म करना है। हाथ में कटोरा लेकर श्याम बाबूजी मंदिर के बाहर भीख मांग रहे थे। बाबूजी, कोई तो मदद कर दो की गुहार लगा रहे थे। 70 साल के श्याम बाबूजी सबके सामने फूट फूट कर मोटे मोटे आंसू बहा रहे थे और खुद को कोसने लगे कि हे भगवान, किसी भी बुजुर्ग को इतना लाचार मत करना कि वो खुद की लाचारी और बेबसी के कारण अपनी पत्नी को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देख सके, क्योंकि 1 महीने से बीमार उनकी पत्नी को वो 2 वक्त का खाना तो दूर, दवा तक नहीं दिला सके। श्याम बाबूजी पूरे दिन भीख मांग कर लाते, जो भी मिलता सब पत्नी को खिला देते, लेकिन बीमारी के चलते एक दिन वो दुनिया से चल बसी। आज ये वही दिन था जब श्याम बाबूजी मंदिर के बाहर भीख मांग रहे थे के अंतिम संस्कार के लिए, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। बेचारे श्याम बाबूजी पत्नी की क्रियाकर्म के लिए 3 दिन लोगों से भीख मांग कर पैसा इकट्ठा करने में लगे थे। अगर कोई भी भला इंसान उसकी इस हालत को देख ले तो उसका कलेजा फट कर बाहर आ जाए। अब श्याम बाबूजी नम आंखों से वहां खड़े कभी काले घने बादल को देखते तो कभी जेब में पड़े थोड़े से पैसे को देखकर सोचते, इनसे क्या होगा, इतने से पैसों से कैसे मैं अपनी सुमित्रा के चिता का दाह संस्कार करूंगा। लेकिन मौसम खराब है, मुझे सुमित्रा के पास जाना ही पड़ेगा। आज फिर से इसी आधी बरसात ने उन्हें वो दिन याद दिला दिया था जब तेज आंधी में तिरपाल के एक हिस्से को पकड़कर बांधने की असफल कोशिश करते। श्याम बाबूजी काफी भीग चुके थे। यही तो सिर छुपाने की एक जगह थी उन दोनों के पास। उसे भी आंधी उड़ाए ले जा रही थी। तभी उनकी नजर जमीन पर पड़ी तो माथा पीट लिया। तिरपाल के अंदर पूरा पानी भर गया था, जिससे उनके बिस्तर गीले हो गए और उसी पर बीमार पत्नी लेटी थी। पर अब ना उन्हें तिरपाल बचा सकता था, क्योंकि सब जगह पानी ही पानी था। आसमानी आफत भी जमकर बरस रही थी। उन्होंने जल्दी से बिस्तर बगल में पकड़े और पत्नी को कंधे पर लेकर दौड़े पड़े। सिर छिपाने को जगह चाहिए थी, वही ढूंढने लगे थे। भागते भागते एक प्राइवेट अस्पताल में पहुंच गए और बेंच पर बैठ गए। उनकी भिखारी जैसी हालत देखकर दरबान हड़काने लगा। ये यहाँ क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से। ये कोई खैराती अस्पताल नहीं है। दरबान की झिड़की से उन्हें अपमान महसूस हो रहा था, लेकिन वह हालातों से मजबूर थे। श्याम बाबूजी हाथ जोड़कर बोले, साहब, अभी थोड़ी सी जगह दे दो, मैं अपनी बीमार पत्नी को लेकर कहाँ जाऊंगा। यह सुनकर दरबान ने उन्हें धक्का देकर निकाल दिया। उन्होंने दरबान से हाथ जोड़कर प्रार्थना भी की, भाई, हमें ऐसे मत निकालो, हम बस कोने में पड़े रहेंगे, बस बारिश रुकने दो, हम चले जाएंगे। दरबान ने इस बार आंख निकाल कर कहा, अरे, ऐसे ही दया करेंगे तो कितने ही भिखारी इधर जमा हो जाएंगे। दरबान ने डंडा उठाया, भागते हो कि नहीं? श्याम बाबूजी ने मजबूरन बारिश में कदम बढ़ा दिया, लेकिन किसी ने उनकी बाह पकड़कर पीछे खींच लिया और बेहद कड़क आवाज गूंजी, बलवंत राय, तुम्हारे घर में बुजुर्ग नहीं है क्या? तुम्हारे पिता होते तो क्या तुम ऐसे ही करते? दरबान बलवंत सिंह सामने मैनेजर को देखकर डर गया और बोला, साहब, इधर ऐसे लोगों को मना है ना, फिर मुझे भी तो डांट पड़ती है। हल्की सी आवाज में सिर नीचा करके उसने ऐसा कहा तो मैनेजर साहब थोड़ा नरम पड़ गए और बोले, बाबा, आप इधर बैठ जाइए और मैं अभी आपके लिए चाय भिजवा देता हूँ। आप भीगे हैं, आपको गर्म चाय अच्छी लगेगी। वैसे ये बलवंत सिंह अपना काम ही कर रहा था, पर अस्पताल में दया नहीं मिलेगी तो कहाँ मिलेगी। मैनेजर के ऐसे वाक्य सुनकर श्याम बाबूजी की आंख में आंसू आ गए।
श्याम बाबूजी ने अपनी पत्नी को एक तरफ सीट पर बैठा दिया। मैनेजर के चाय भिजवाने पर वो अपनी बीमार पत्नी को उठाकर चाय देते हुए कहा, सुमित्रा, लो चाय पी लो। सहारा देते हुए पत्नी को उठाया और चाय पिलाने लगे। उस समय उन्हें दवाई की सख्त जरूरत थी, लेकिन चाय भी किसी दवा से कम नहीं था। 2 दिन से बिना खाए पड़ी थी, खाने का एक कौर भी नसीब नहीं हुआ था। सुमित्रा जी ने हाँफते हुए कहा, सुनिए जी, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। मेरे बाद आपका क्या होगा? मेरी हालत इतनी बुरी है कि कब मैं यह दुनिया छोड़कर चली जाऊं। श्याम बाबू ने कहा, सुमित्रा, शुभ शुभ बोलो। मैं तुम्हारे बिना अकेले कैसे जीऊंगा? यही तो मैं भी आपको समझा रही हूँ कि मेरे बाद आपका क्या होगा। सुमित्रा जी कराहते हुए बोली, इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है जी, कब मिट्टी में मिल जाए। मेरी बस एक बात मान लो आप राकेश बेटे के पास चले जाओ। कम से कम मेरी आत्मा चैन से रहेगी। श्याम बाबूजी जोर से बोले, खबरदार, जो तुमने वहां जाने की बात की तो तुम्हें क्या लगता है कि वो मेरी सेवा करेगा? ये वही बेटा है जिसने हम दोनों बुड्ढों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। अब उसके पास जाकर 2 रोटी के टुकड़े के लिए अपना आत्मसम्मान नहीं बेचूंगा। उसकी जी हजूरी कतई नहीं करूंगा। श्याम बाबूजी और सुमित्रा जी अपने बेटे की बात कर रहे थे, जो उसी शहर में रहता था। पत्नी और बच्चे भी थे, लेकिन माँ-बाप बोझ लगने लगे थे। जब श्याम बाबू और सुमित्रा जी को बहू बेटे ने घर से निकाल दिया, तो सिर छुपाने के लिए जैसे-तैसे एक तिरपाल का इंतजाम करके उसमें ही घर बना लिया था और सर्दी, गर्मी, बारिश सब उसके नीचे ही काटने लगे। सुमित्रा जी पहले से ही बीमार थी, लेकिन उन्हें समय पर खाना और दवाइयाँ न मिल पाने और सड़क पर रहने के कारण और भी बीमार रहने लगी। श्याम बाबू जी को मजबूरन मंदिर के बाहर भीख मांगनी पड़ी, जिससे बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा था। सुमित्रा जी बार-बार कहती कि कोई बात नहीं, वहीं चले जाते हैं। मैं इस तरह आपको नहीं देख सकती, मेरे बाद न जाने क्या होगा। लेकिन श्याम बाबूजी अपनी जिद पर अड़े थे, क्योंकि वह आत्मसम्मान के साथ जीना चाहते थे। बस यही बातें कर रहे थे, तब तक बारिश भी थम चुकी थी। फिर उस मैनेजर साहब ने श्याम बाबूजी को दवा दिला दी, तो वो अपनी पत्नी को लेकर वहां से चले गए। कोई सूखी सी जगह देखकर वहीं तिरपाल लगा ली, लेकिन बारिश में भीग जाने के कारण नीचे बिस्तर पर पड़ी सुमित्रा जी अब इस दुनिया से चल बसी थी। श्याम बाबूजी पत्नी का चेहरा हाथों में भरकर रोते-रोते सुमित्रा, सुमित्रा पुकारते रह गए। इसी शहर में रहने वाला अपना बेटा भी बेखबर था। उन्होंने सोचा कि जाकर उसको बता दे और जल्दी-जल्दी उसके यहाँ पहुँच गए। घर के बाहर से ही राकेश, राकेश पुकारने लगे, मगर चौकीदार ने अंदर न जाने दिया। चौकीदार ने अंदर फ़ोन करके जानकारी दी, तो बेटा बाहर आया और गुस्से से चौकीदार को कहने लगा, रामू काका, ये भिखारियों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। इस बुड्ढे के लिए बुलाया है तुमने मुझे? ये सुनकर श्याम बाबूजी खून का घूंट पीकर रह गए। लेकिन फिर उन्होंने रोते हुए बताया कि उसकी माँ चल बसी हैं। लेकिन उसने चिल्लाते हुए कहा, तो मैं क्या करूं? सड़क पर रोज इतने भिखारी मरते हैं, तो क्या सबका अंतिम संस्कार करूंगा? तुम्हें पैसे ही चाहिए ना? ये लो। कहते हुए उनके बेटे राकेश ने एक-एक सिक्के उनके मुंह पर दे उछाले और कहा, रामू काका, निकालो यहाँ से इस बुड्ढे को। मेहमान आने वाले हैं। शादी की सालगिरह है हमारी। घर में पार्टी है। इसके जैसे यहाँ 2-4 खड़े रहेंगे तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। श्याम बाबूजी ने न चाहते हुए भी वो एक-एक के सिक्के जमीन से बिनने लगे। आज उनकी आत्मा को बहुत तकलीफ हुआ था। वो चीख कर रोना चाहते थे, मगर उनका रोना कौन देखता, जब उनके खून का रंग ही सफेद पड़ चुका था। श्याम बाबूजी ख्यालों से बाहर आए
तो उस तूफान में ही अपनी पत्नी के लिए दौड़ पड़े। श्याम बाबूजी किसी तरह सुमित्रा जी के पास पहुंचे, जो मरने के बाद भी जैसे उनका ही इंतजार कर रही थी। उन्होंने उन सिक्कों को ठेले वालों को दिया और उस पर अपनी पत्नी को लिटाकर ठेले पर शमशान घाट अकेले पहुंच गए और रोते हुए अंतिम संस्कार का निवेदन किया और सुमित्रा जी की मित्र देह को लेकर बैठे रहे। कई घंटे होने पर शमशान के आयोजकों ने स्वीकृति दे दी और उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके अंदर की तड़प का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था। उसकी हालत को देखकर सभी का दिल जोर-जोर से रो रहा था। श्याम बाबूजी पत्नी की चिता के पास ही उदास बैठे फूट-फूट कर रोने लगे और अपनी किस्मत को कोसने लगे कि जिसका बेटा इतना संपन्न हो, उसकी माँ का अंतिम संस्कार लावारिस की तरह किया जाए। सुमित्रा जी के जाने के बाद अब वो इस तिरपाल को देखते और उन्हें याद करते। लोगों की यादें घर से जुड़ी होती हैं, मगर उनकी तो इसी तिरपाल से जुड़ी थी। पत्नी की याद में वो वही 2 दिन से भूखे प्यासे तिरपाल में पड़े रहे। सुमित्रा जी क्या गई उनके साथ, जैसे श्याम बाबूजी की भूख प्यास नींद भी मर चुकी थी। उनकी आंखों से झर-झर आंसू बह रहे थे और आंखें बंद करते ही फिर से वही ख्याल दिमाग में घूमने लगे और 4 साल पहले की बातें याद आने लगी, जब उनकी छोटी सी दुनिया थी, हंसता-खेलता परिवार था। जब एक दिन श्याम बाबूजी ने बेटे के रिश्ते की बात छेड़ी, तो राकेश बीच में ही बोल पड़ा, पापा, मुझे और कहीं रिश्ता नहीं देखना। मैं एक लड़की को बहुत पसंद करता हूँ, उसी से शादी करूँगा। पापा, मैं चाहता हूँ आप लोग भी देख लो। सो उन्होंने लड़की के घर जाने के लिए बोला, जिस पर राकेश भी राजी हो गया। लेकिन उनके घर जाकर श्याम बाबूजी हक्के-बक्के रह गए। इतना बड़ा आलीशान हवेली देखकर श्याम बाबूजी बाहर से ही रिश्ते के लिए ना कर दी। उन्हें लगने लगा कि उनके बेटे के मन में शायद लालच आ गया है। राकेश का मन रखने के लिए उन्होंने अंदर जाकर सबसे बात की, लेकिन इतने बड़े घर से अपने बेटे की शादी करने का मन नहीं था। लड़की के घर वालों ने राकेश के माता-पिता को कोई भाव न दिया और सारा समय राकेश से ही बात करते रहे। दोनों को ही बहुत अपमानित महसूस हो रहा था, लेकिन राकेश के खातिर झूठी मुस्कान लिए बैठे रहे। घर आकर उन्होंने राकेश से इस शादी का विरोध किया और कहा, हमारा उनका कोई मेल नहीं है बेटा, इस लड़की को छोड़ो, कहाँ वो लोग और कहाँ हम। हैसियत देखी है उनकी। लेकिन राकेश की आंखों पर पैसे वाली लड़की के नाम के पर्दे पड़े थे और उसने कहा, पापा, क्या हुआ, पैसे वाले हैं तो लड़की अच्छी तो है। श्याम बाबूजी ने समझाया, बेटा, वो लड़की हमारे घर में कभी निभा नहीं पाएगी। उसके शौक बड़े होंगे जो तुम पूरे नहीं कर पाओगी, क्योंकि तुम्हारी कमाई उनके बराबर नहीं है। फिर उसके घर का एहसान कितना सह पाओगे। राकेश ने कहा, तो क्या हुआ पापा, सब लड़की वाले अपनी लड़की को देते हैं, आप लोगों के भी अरमान पूरे हो जाएंगे, कोई कमी नहीं रहेगी। श्याम बाबूजी जोर से दहाड़े, क्या यही परवरिश दी थी मैंने? मुझको विश्वास नहीं होता कि तू मेरा खून है। इतना कहते हुए उनका हाथ जैसे ही हवा में उठा, तो सुमित्रा जी ने रोक लिया। अरे! ऐसा मत कीजिए, जवान बेटे पर कोई हाथ उठाता है, आप शांत हो जाइए। उसकी पसंद की लड़की है, उसकी मर्जी है। श्याम बाबूजी को लेकर सुमित्रा जी कमरे में गई और कहने लगी, देखिए जी, ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे तो हमसे अलग हो जाएगा, मगर शादी तो उससे ही करेगा। इससे तो अच्छा है कि जैसे भी हो बेटा हमारे पास ही रहे। सुमित्रा जी की बात श्याम बाबूजी को सही लगी और उन्होंने अपना गुस्सा काबू किया। कुछ दिन बाद शादी हो गई। लड़की खूब सारी दान दहेज, हीरो के गहने से लदी बड़ी सी गाड़ी में उनके घर आ गई। अब राकेश रिया के आगे पीछे ही घूमने लगा। दोनों पूरा दिन बस घूमते और बाहर खाते पीते। एक दिन सुमित्रा जी ने कहीं जाने की इच्छा जताई,
तो राकेश ने मन मार कर हामी भर दी। जैसे ही श्याम बाबू और सुमित्रा जी बहू की कार में बैठे तो रिया जोर से चिल्ला पड़ी, राकेश, मेरा कोई स्टेटस है कि नहीं? इन भिखारियों को जहां जाना है रिक्शे से चले जाएं। इतनी महंगी कार में बैठने की औकात नहीं है इनकी। बहू की कड़वी बात सुनकर सुमित्रा जी तुरंत उतर गईं और श्याम बाबूजी ने कहा, बेटा, यही दिन दिखाना बाकी रह गया था। तेरे माँ बाप भिखारी बन गए। आंखों में आंसू भरे श्याम बाबूजी कहकर घर में वापस चले गए और राकेश को रत्ती भर भी फर्क न पड़ा। सुमित्रा जी पास बैठी अपने पति के आंसू पोंछती रहीं और नई आई बहू हर रोज उन्हें भला बुरा कहकर उन्हें गरीब होने का ताना मारती। लेकिन राकेश जैसे चिकना घड़ा था और न ही उसमें कोई आत्मसम्मान बाकी बचा था। वो पैसे के लालच में अंधा हो चुका था। आए दिन रिया के घर से बैग भर कर सामान आता और राकेश फूला न समाता था। घर बैठे बैठे बीवी का कमाई खाता। सुमित्रा जी और श्याम बाबू जी को रिया ने जैसे घर का नौकर ही बना दिया था। अपनी हाई प्रोफाइल सहेलियों के सामने उन्हें नीचा दिखाती। दोनों की उम्र 60 से ज्यादा हो गई थी और शरीर में उनकी ताकत ही नहीं थी, लेकिन रिया को उससे कोई लेना देना ही नहीं था। एक दिन तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा दोनों पर, जब एक कांच का प्लेट टूटने पर रिया ने बखेड़ा किया, अरे ये कांच के प्लेट कैसे टूट गए? अपने जीवन में कभी ऐसा महंगा प्लेट नहीं देखा होगा। मेरे घर से आए तो तोड़ डाले। एक प्लेट की कीमत 2000 है। कौन देगा? बोल बुढ़िया, कौन देगा? कहते हुए रिया ने सुमित्रा जी के बाल नोच डाले और श्याम बाबूजी छुड़ाने लगे। उन्होंने कहा, बेटा, इसको छोड़ दो, ये प्लेट इससे नहीं मुझसे टूटा है। रिया के तेवर सुनकर और भी तीखे हो गए। अच्छा, तो ये बुढ़िया से नहीं बुढ़े से टूटा है, तो मैं बुढ़ियों को मजा चखाती हूँ। रिया ने आव देखा न ताव और श्याम बाबूजी की कमर में बेलन से ताबड़तोड़ पीटना शुरू कर दिया। बहू, कुछ तो शर्म करो, तुम इन्हें कैसे मार रही हो? कुछ तो होश संभालो। रिया ने ताली बजाते हुए जोर से कहा, वाह वाह, एक को कुछ कहो तो दूसरा बचाने आ जाता है। वाह, बुढ़ापे में लैला मजनू बने हो तुम दोनों। इतना तो राकेश भी मुझसे प्यार नहीं करता। श्याम बाबूजी ने तुरंत कहा, हाँ, क्योंकि वो तुमसे नहीं तुम्हारे पैसों से प्यार करता है। ये बात रिया को तीर की तरह चुभ गई। रिया ने तुनकते हुए उससे फोन लगा कर घर बुलाया। सुन लो, तुम्हारी माँ क्या कह रही हैं? तुम मुझसे नहीं मेरे पैसों से प्यार करते हो? राकेश सच सुनकर सक पका गया और अपनी माँ से बोला, माँ, क्या बकवास है? ये क्या बोल बोल कर इसके कान भरने की कोशिश कर रही हो? चैन से दो रोटी नहीं खा सकती क्या आप लोग, जो अब मेरी जिंदगी में जहर घोल रही हो? इस बार सुमित्रा जी चुप न रहीं और बोली, मैंने झूठी कब बोला? सच तो यही है। शादी के पहले तूने हमें इसके पैसे के बारे में नहीं कहा था कि अब हमारे दिन बदल जाएंगे? राकेश बोला, प्रिया, ये मेरे शब्द नहीं, ये इनके ही शब्द हैं। दोनों पहले तो बड़ा इतराते थे कि अमीर घराने की बहू आ रही है, अब हम ऐश करेंगे, लेकिन तुमने ऐश नहीं होने दी, तो अब मुझ पर इल्जाम डाल रहे हैं। राकेश ने पूरी तरह से हर एक बात का इल्जाम सुमित्रा जी पर मढ़ दिया था और वो दोनों फटी आंखों से देखते रह गए। श्याम बाबूजी ये सब सुनकर फट पड़े और बोले, गलती हो गई जो तू जैसा निकम्मा बेटा पैदा कर दिया। इससे तो बिना औलाद अच्छे थे। मैं तो इस रईस जादी के लिए राजी ही नहीं था। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये हमें सुकून से जीने नहीं देगी और अपने पैसे की धौंस जमाएगी। और देख लो, ये जब से इस घर में बहू बनकर आई है, जीना हराम कर रखा है। एक प्लेट टूटा तो हमें कीमत बता रही है तेरी बीबी। रिया का गुस्सा सातवें आसमान पर चला गया और उसने कहा, राकेश, अपना भला चाहते हो तो फौरन इस घर से बुड्ढे को बाहर करो। ये मेरी शादी के खिलाफ थे ना, अब मुझे भी इनके साथ नहीं रहना है। पापा, मेरे घर गृहस्थी में आग लगाकर उसका तमाशा मत देखो अब।
राकेश ने उनका सामान बांधा और उन्हें जबरदस्ती धक्के देकर रात के कोहरे में बाहर का रास्ता दिखा दिया। दोनों कहते रहे, क्या बेटा, तुम्हें ऐसे दिन के लिए हमने पाल पोस कर बड़ा किया कि तू इसके चक्कर में हमें बेघर कर रहा है। पापा, अब बाकी की जिंदगी गुजार लेना कहीं, और यहाँ शक्ल दिखाने कभी मत आना। मिल जाओगे तो पहचानूंगा भी नहीं। ये शब्द श्याम बाबूजी के दिमाग के ऊपर हथौड़े की तरह पड़े थे, जो उनके आंसू सूखने ही नहीं दे रहे थे। कड़ाके की ठंड और बेहिसाब पड़ते कोहरे में दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े चलते चले जा रहे थे। चलते चलते एक पार्क के बाहर पड़ी बेंच पर बैठ गए। इतनी कोहरे वाली सर्दी में दोनों ने एक दूसरे से चिपके हुए ही रात वहीं काट दी। सवेरा हुआ, दोनों जाग गए लोगों की आवाज सुनकर। किसी को तिरपाल लगाए देखकर श्याम बाबूजी को भी यही सूझा और उन्होंने पास पड़े थोड़े से पैसों से तिरपाल खरीद ली। अब वहीं सड़क का किनारा उनका आशियाना बन गया था। लेकिन थोड़े समय बाद सुमित्रा जी बीमार रहने लगी थी। श्याम बाबूजी जहाँ मंदिर में खाना बंटता देखते, वो खाना ले लाते और इस तरह गुजारा कर लेते। किसी ने भीख दी तो भीख मांगना ही शुरू कर दिया। मन बहुत तड़पा, लेकिन उनको सुमित्रा जी का भी ख्याल रखना था और इसी कारण भीख मांगने में भी शर्मिंदगी नहीं की। सुमित्रा जी इस तिरपाल के नीचे ही चल बसी, लेकिन बेटा अंतिम कंधा देने तक न आया। वो सब कुछ ऐसे याद आ रहा था जैसे कल ही की बात थी। श्याम बाबूजी की आंखों से आंसू अब भी बह रहे थे। मुसीबतें कम नहीं थी, एक एक दिन पहाड़ जैसे कटते थे। श्याम बाबूजी अचानक से ख्यालों से बाहर आए, आंखें खोली। उन्हें पत्नी के जाने के 2 दिन बाद होश आया तो देखा उनका बाकी सामान तो इस बारिश के पानी में बह गया था। सामान के नाम था जिसमें कुछ एक बर्तन और एक चूल्हा था, जिसके धुएं में सुमित्रा जी खांसती रहती थी। शुक्र है मैंने सुमित्रा की फोटो पहले ही उठा ली थी, ये तो भीगने से भी बच गई। सुबह हो चुकी थी। श्याम बाबूजी देखते ही सामान उठाकर निकल पड़े। अगर यहाँ रहेंगे तो उन्हें हमेशा सुमित्रा जी की याद सताती रहेगी। अपना सामान लेकर वो एक कोर्ट के बाहर पहुंच गए, जहाँ एक साइड पैदल पथ पर लोग रहते भी थे। श्याम बाबूजी को खाली जगह मिल गई थी। उन्होंने वहां जैसे तैसे तिरपाल लगाई और अपनी छत तैयार कर ली। यहाँ बहुत लोग आते थे और खाने पीने की दुकानें भी काफी थी। श्याम बाबूजी ने देखकर कुछ ऐसा ही करने के बारे में सोचा, लेकिन डर था कि कोई यहाँ से हटा न दे। फिर भीख के पैसे इकट्ठे किए और छोटा सा चाय बनाने का इंतजाम कर लिया। पहले तो सारे पैसे सुमित्रा जी की बीमारी पर खर्च हो जाया करते थे, मगर अब उन्हें सिर्फ अपने लिए करना था। पहले तो उनकी चाय कोई नहीं पीता, लेकिन फिर कुछ दरिया दिल लोग दया भाव से उनके पास आते। देखते देखते चाय का काम उनका चल पड़ा। तिरपाल की जगह अब बढ़िया 3 शेड लगवा लिया था और बैठने के लिए कुर्सियां भी रख ली थी। बढ़ती आमदनी से उनमें काम करने का जोश बढ़ने लग गया था। उनके दुकान में बैठे लोग चाय पीते पीते न्यूज़पेपर पढ़ते और बातें करते। तभी कोर्ट के भीतर से आवाज आने लगी। किसी ने कहा, यार, आजकल शादी कुछ टाइम बाद तमाशा बन जाती है। देखो ना, मियाँ बीबी कोर्ट तक आकर भी कैसे बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं। अब दोनों मुकदमे करेंगे एक दूसरे पर और बीबी महिला होने के नाते जीत जाएगी। बेचारा आदमी। श्याम बाबूजी चाय बनाने में व्यस्त थे। वो समझ नहीं पाए कि माजरा क्या है। थोड़ी देर बाद कोर्ट के गेट से फिर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। श्याम बाबूजी देखने के इरादे से उठ कर गए और जाकर देखते ही हैरान रह गए। उनकी आंखें चौड़ी हो गई तो वो भीड़ में छुप कर देखने की कोशिश करने लगे, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि इनके बेटे बहू ही थे। रिया दहाड़ती हुई कह रही थी, आपने लालच में मुझे फंसाकर मुझसे शादी कर ली। मैं भी अंधी थी जो देख नहीं पाई, और आज तक मेरे घर वाले तो जैसे भिखारी को भीख दे रहे थे। कामचोर कहीं का।
उनके टुकड़े पर पलने वाला कुत्ता है तू। जो अपने माँ बाप का न हो सका, वो मेरा क्या होगा। सामने खड़ा राकेश उसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा था कि इस तरह सबके सामने इतना जलील मत करो। लेकिन वो वही काट रहा था जो उसने बोया था। रिया जितना भी गलत रही हो, मगर आज वो सही थी। मगर राकेश हमेशा गलत था और उसे अपनी ही गलतियों के कारण ये दिन देखना पड़ा था। राकेश ने उससे कहा, चलो बैठकर बात करते हैं। एक बार मेरी बात सुन लो। बार बार विनती करने पर वो मान गई। पर संयोगवश दोनों श्याम बाबूजी की दुकान में जगह खाली देखकर वहां आ पहुंचे। श्याम बाबूजी दूर खड़े देख रहे थे। तभी उनकी दुकान में कुछ और लोग भी आकर चाय पीने आ गए और श्याम बाबूजी को ढूंढने लगे। अब श्याम बाबूजी खुद को रोक नहीं सकते थे, क्योंकि ये उनकी आजीविका का सवाल था और उनके कदम अपने आप ही उधर बढ़ गए। राकेश ने उन्हें पीछे से देखा और कहा, दो चाय इधर भी। राकेश की बातें उन्हें सुनाई दे रही थी। राकेश गिड़गिड़ाते हुए कह रहा था, रिया, मिलकर हल निकालते हैं ना। मैं कोई न कोई काम जरूर कर लूंगा, लेकिन ऐसे छोड़कर मत जाओ। ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में हमारी और बच्चों की जिंदगी ही खराब होगी। तभी श्याम बाबूजी वहां चाय लेकर आ गए और जैसे उन्होंने चाय रखी तो रिया की नजर उन पर पड़ गई और रिया उन्हें हैरानी से देखने लगी। उसने अपने ससुर जी को पहचान लिया था। राकेश ने उधर देखा तो कुर्सी से खड़ा हो गया। पापा आप? राकेश ने चौंक कर कहा। तो रिया ने उठते ही कहा, तुमसे अच्छा तो तुम्हारा बाप है। कम से कम चाय बनाकर ही सही, लेकिन वो कमा तो रहा है। अपने इकलौते बेटे को रहमो करम पर तो नहीं है, मेहनत की खा रहा है। श्याम बाबूजी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहा जाए। बेटा तो गलत था ही, पर आज रिया सही थी। मगर उसने जो उन दोनों के साथ किया था, वो भी भूलने लायक नहीं था। इसी के कारण वो इन हालातों में पहुंचे थे। राकेश को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। सामने वही पिता खड़ा था जिसने बेटे को शादी से पहले ही कभी भविष्य की इन बातों के लिए आगाह किया था, मगर पैसे के लालच में वह बिल्कुल अंधा हो गया था। रिया श्याम बाबूजी को देखकर उठ खड़ी हुई और राकेश ने पिता को देखकर नजरें झुका ली। रिया ने कहा, सोच क्या रहे हो राकेश? माफी मांगनी है तो पिता से मांगो, जिन्होंने मेरे सामने भी तुम्हें कई बार समझाया था और मेहनत कर कमाने के लिए कहा था। उस समय तुम टाल देते थे और मैं भी इनके खिलाफ थी, जो तुम्हारी गलती देख नहीं पाती थी। मुझसे गलती हुई, जो तुम्हारी हर तमन्ना को अपने घर से पैसे लेकर पूरा करती रही। समाज में सिर उठाकर चलना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी बीबी बनकर मेरा सिर झुक गया, क्योंकि अब हर कोई तुम्हें निकम्मा ही मानता है। बीबी के पैसों पर ऐश करने वाला आदमी। रिया के शब्द और भी तीखे होते जा रहे थे, जो राकेश को सहन तो नहीं हो रहे थे, मगर अब कोई चारा भी नहीं था। माँ बाप तो पहले ही दूर हो गए थे, अब बीबी भी साथ छोड़कर जा रही थी। लेकिन इस समय रिया की बातों का उस पर असर हो रहा था और अपने किए पर पछतावा भी हो रहा था। श्याम बाबूजी वहां से मुड़े तो उसने झट से उनके पैर पकड़ लिए। उन्होंने राकेश को झटक दिया और आगे बढ़ने लगे। राकेश ने कहा, पापा प्लीज माफ कर दीजिए। ये सुनकर श्याम बाबूजी ने कहा, तेरी माँ तेरे ही कारण दुनिया से चली गई। आज तो फिर भी मेरे पास पेट भरने के लिए चाय की दुकान है। कल मेरा घर उजाड़ने वाले का घर भला कैसे बस पाएगा। बद्दुआ बुरी चीज होती है बेटा, जो मैंने इतना दुखी होकर भी तुझे नहीं दी। मगर भगवान को जरूर बुरा लगता है और फिर वो सब हिसाब करता है। श्याम बाबूजी ये सब कहते हुए आंसू न रुक पाए। रिया तुरंत आगे बढ़ी और माफी मांगने लगी। पापा जी, आपके साथ जो भी हुआ उसकी साझेदार मैं भी हूँ और मुझे समझ आ रहा है मेरे घर टूटने का कारण क्या है।
आपको दुख देकर भला हम कैसे सुखी रहेंगे? ये हमारे कर्मों का ही फल हमें मिल रहा है। श्याम बाबूजी ने कहा, तुझे तो मैं फिर भी माफ कर दूं, पर अपने बेटे को कैसे माफ करूं, जिसमें मैंने खुद संस्कार भरे थे और इसने उनकी धज्जियां उड़ा दी। सुमित्रा कैसे माफ करेगी? श्याम बाबूजी के आंसू अब लगातार बह रहे थे। काश उस दिन अपनी माँ को कंधा देने ही आ जाता, तो भी मैं इसको माफ कर देता, जिसके अंतिम संस्कार के लिए भी मुझे शमशान ठेले पर लाद कर ले जाना पड़ा। कहते कहते पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गए, क्योंकि इतने दुख में पैर की ताकत जैसे खत्म हो गई थी और वो जवाब दे रहे थे। राकेश ने अपना सर उनके कदमों में रख दिया और बेतहासा रोने लगा। श्याम बाबूजी ने कहा, मेरी उम्र के लोग जो मेरी तरह दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, इसलिए मैं तुम्हें कभी माफ न कर पाऊंगा। राकेश पिता के सामने गिड़गिड़ाए जा रहा था, पापा मुझे बचा लीजिए, ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में मैं बर्बाद हो जाऊंगा। पापा प्लीज मुझे पश्चाताप का एक मौका दे दीजिए, वरना मम्मी की आत्मा मुझे चैन से रहने भी न देगी। अगर मैंने अब आपको अकेला छोड़ा, श्याम बाबूजी ने कहा, ये तो मुमकिन ही नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ आऊं, और अगर प्रायश्चित करना ही है तो दोनों साथ रहो और ईमानदारी से रिश्ता निभाओ, न कि झूठे प्यार और पैसे के दिखावे के चक्कर में रहकर रिश्ते बनाओ। रिया ने कहा, हरगिज नहीं, इस आदमी के साथ मैं अब एक पल नहीं रह सकती। इसकी औकात नहीं है मेरे जैसी अमीर लड़की के साथ रहने की। मुझे अब इससे तलाक चाहिए। राकेश उसके सामने गिड़गिड़ाता रहा, पर रिया नहीं मानी और कुछ ही दिनों में दोनों का तलाक हो गया। शादी से पहले राकेश जो नौकरी कर रहा था, वो तो कब का रिया के मायके के ऐसो आराम में छोड़ चुका था, और वो घर भी रिया को हर्जाने के रूप में मिल गया था। अब राकेश के पास दर दर भटकने के अलावा कुछ नहीं बचा था। थक हार कर एक दिन श्याम बाबूजी के कदमों में आकर दहाड़े मारकर रोने लगा। पापा, आप सही कहते थे कि एक दिन मैं बहुत पछताऊंगा। प्लीज पापा मुझे अपने पास आसरा दे दीजिए, मैं कहाँ जाऊं अब? पर राधश्याम बाबू ने कहाँ मानने वाले थे। वो बोले, अब मुझे भी सुकून चाहिए बेटा, शिकायत तो वैसे भी मुझे नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, मैं कभी माफ करने वाला नहीं। और हाँ, कल को अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरी भी अर्थी को हाथ लगाने मत आना। इतना कहकर श्याम बाबूजी ने बेटे से मुंह फेर लिया। उसे समझ में आ गया था कि पैसे की नींव पर बने रिश्ते कभी मजबूत नहीं हो सकते। वहीं राकेश दर दर मारा फिरता, जहाँ कल उसने पैसों के कारण माता पिता को छोड़ दिया था, आज उसी पैसे वाली बीवी ने उसको छोड़ दिया था। प्रिय दोस्तों, माना हर चीज के लिए पैसे चाहिए, मगर रिश्ते प्रेम से ही निभते हैं। आई होप आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और हाँ, एक बात जरूर कहूँगी, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में।